उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्कोप क्या है हॉर्टिकल्चर में। लाइक एनी अदर थिंग्स, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर दूसरी चीज़ों के अलावा, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर आप लोग जान चुके हैं कि बहुत सारा इसमें इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है, बहुत सारा लेबर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा भी क्या क्या आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्कोप है। तो स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपेंड्स ऑन इंटेंसिव इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहित करता है। किसान जो भी लगाते हैं तो उनको क्या करता है, ये प्रोत्साहन के रूप में एक बहुत सारा इनकम देता है। तो ये क्या करता है कि इंसेंटिव यानी प्रोत्साहित करता है किसको, किसान को लगाने के लिए। दूसरा बात है कि एबिलिटी अडेप्टेबिलिटी एबिलिटी नहीं एबिलिटी टू अडेप्ट द इन्वायरमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द इंडिया में क्या है कि मतलब कि जितना भी प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, सारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हमारे इंडिया में अवेलेबल होता है। जैसे कि टेम्परेट रीजन भी इंडिया में है, ट्रॉपिकल रीजन भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। तो यानी कि बहुत सारे क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग जगहों का अलग अलग है। तो यहाँ क्या हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद इसका नेसेसिटी भी बहुत है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसको लगाना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगाना। अब क्यों ज़रूरत है वो हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद फैसिलिटेट मतलब सहायता करता है या हेल्प करता है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इस क्रॉप को आप अच्छा से लगा सकते हैं। ये इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद थ्रू इनपुट्स अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस मार्केटिंग। और फैसिलिटी, ये क्या होता है कि फैसिलिटी यदि इसको नेसेसिटी और फैसिलिटी अच्छा फैसिलिटीज़ मिलता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस, जो भी इसे यानी कि उत्पादन होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी क्या करता है कि एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट करता है कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, स्कोप ही है। तो उसके बाद अब आगे चलते हैं। उसके बाद है इंसेंटिव, बार बार इंटेंसिव है, इंसेंटिव फॉर द फार्मर। ये क्या करता है कि जो ललक है, नहीं कि जो एक प्रकार का लालच जो होता है फार्मर्स को, क्या होता है, किस चीज़ का होता है, पैसा का होता है। तो यदि कोई फ्रूट कुछ भी ग्रो करके यदि किसान को ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो चाहेगा कि नहीं, हम लोग क्या करें कि ज़्यादा इनकम कमाने के लिए कुछ अलग करें, या फिर जिससे ज़्यादा इनकम हो हम लोग वही काम करें। तो ये क्या करता है कि जो भी फ्रूट्स क्रॉप्स होते हैं वो क्या करता है कि फार्मर को मनी प्रोवाइड करता है, यानी कि अच्छा खासा मात्रा में क्या करता है, वो मनी प्रोवाइड करता है, सीरियल क्रॉप से ज़्यादा करता है। तो जब वी गेट इंसेंटिव जो है वो क्या है, मनी है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्रोवाइड मोर रिटर्न्स, यानी वही ज़्यादा पैसा देता है। इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया के संबंध में ये क्या करता है कि जो रिटर्न्स होता है, जो पैसा होता है, वो क्या करता है कि ज़्यादा देता है, यानी कि इनपुट कम लगता है और पैसा हमको ज़्यादा मिल जाता है। एरिया इनपुट एरिया प्रोडक्शन, मतलब कि एक हेक्टेयर में ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है एज कम्पेयर टू द सीरियल क्रॉप्स एंड अदर हॉर्टिकल्चर एंड अदर क्रॉप्स। उसके बाद एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा कहने का मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ को एक एक्सपोर्ट करना, मतलब किसी को बेचना या बाहर भेजना। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कंट्री से बाहर भेजते हैं या फिर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है कि एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होता है। आप 1 कुंटल क्या करेंगे कि गेहूँ बेचेंगे और 1 कुंटल आप अमरूद बेच लिए, या 1 कुंटल आप क्या कर लिए कि ग्रेप्स बेच लिए, तो उसके कंपेरिजन में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा आमदनी होगा। उसके बाद वैल्यू एडिशन कंपेयर टू द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। उसके बाद वैल्यू एडिशन कुछ बहुत सारा, जैसे कि आप खाते हैं अखरोट खाते हैं, तो आपको क्या होता है कि सबसे पहले उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। आप काजू खाते हैं तो उसको भी प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो क्या करता है कि वैल्यू ऐड कर देता है, मतलब कि जब वो कच्चे रूप में होता है, जब वो पूरा जब नट टूटा हुआ नहीं होता है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि उसको तोड़ने में जो लेबर कॉस्ट आता है तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और वो क्या करता है कि पहले जो कम उपयोगी था उसको ज़्यादा उपयोगी बना देता है। ऐसे भी कोई भी जो भी नट को खरीदेंगे तो ऐसे नहीं खरीदेंगे, वो ऐसे उनको तोड़ना पड़ेगा, तो बहुत सारा दिखते आएंगे। तो वो क्या करते हैं कि हम वैल्यू एडिशन उसमें कर सकते हैं बहुत सारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में।
उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी। बहुत तरह के यहाँ क्या होता है कि एनवायरनमेंट पाए जाते हैं, तो इसका अडेप्टेबिलिटी जो है इंडिया में अच्छा खासा है, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट को मतलब कि अडेप्ट करने में जो उस इन्वायरमेंट के जो पार्टिकुलर इन्वायरमेंट्स के क्रॉप है, जैसे कि ठंडी वाला क्रॉप है तो वो ठंडी में अच्छा ग्रो करेगा, जो गर्मी वाला है तो वो गर्मी में अच्छा करेगा। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों में ही उगाए जा सकते हैं, और अब रिसर्च इतना आगे बढ़ चुका है कि जो क्रॉप्स जो है ठंड यानी कि टेम्परेट रीजन में लगते हैं, अब सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल में भी उसको अडेप्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इंडिया बेस्टोड मतलब होता है प्रदान किया गया है विद ग्रेट वेराइटी ऑफ क्लाइमेट, बहुत सारा वेराइटी मतलब इंडिया में पाया जाता है। एंड इडेफिक कंडीशन मतलब हो गया कि सॉइल का कंडीशन कहीं ज़्यादा फर्टाइल है कहीं कम फर्टाइल है, तो इस प्रकार से। एज वी हैव क्लाइमेट्स वेरिंग, क्या होता है वेरिंग मतलब कि एक रेंज में, वेरिंग मतलब चेंज करना। तो ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल भी पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल भी पाया जाता है, टेम्परेट भी पाया जाता है। ट्रॉपिकल मतलब होता है कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है, सब ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना ज़्यादा ठंडी पड़ता है, यानी कि वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन पाया जाता है। ह्यूमिड मतलब होता है कि पानी में जो वाटर वेपर इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिड कंडीशन, यानी कि हमारे वातावरण में पानी की मात्रा कितना है, नमी की मात्रा कितना है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिड। उसका बाद टेम्परेट मतलब ठंडा रीजन। एंड विद इन दीज ह्यूमिड सेमी एरिड एरिड फ्रोस्ट फ्री टेम्प एंड विद इन दीज ह्यूमिड सेमी एरिड फ्रोस्ट, ये सब भी कंडीशन क्या होते हैं कि पाए जाते हैं। फ्रोस्ट फ्री टेम्परेट, अब क्या होता है कि कहीं टेम्परेट रीजन में ओलावृष्टि भी होते हैं, तो फ्रोस्ट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी आना। तो ये सब भी क्या होता है कि अलग अलग तो जितने भी हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं तो उसको क्या कर सकते हैं इंडिया में अडेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अब चाहेंगे कि अब श्रीलंका, तो श्रीलंका में क्या होता है कि पूरा दिन क्या होता है कि वहाँ धूप ही पड़ता रहता है, एकदम गर्मी ही बना हुआ रहता है, ठंडी में भी वहाँ जो है कि 17-18 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वहाँ टेम्परेट क्रॉप को हम अडेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा वेरिएबल क्लाइमेट है जिसके कारण हमको क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा एडेप्टेबिलिटी जो है कि ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद लाइक वाइज भी हैव सॉइल, बहुत हमारे पास बहुत प्रकार के सॉइल होते हैं, जैसे कि बलुआही मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया। तो अभी अलग अनेक प्रकार के क्या होते हैं, चिकनी दोमट हो गया, तो बहुत अनेक प्रकार के क्या होते हैं कि सॉइल भी पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि क्रॉप को लगा सकते हैं। लाइक वाइज उसी प्रकार वी हैव सॉइल फ्रॉम लोमी सॉइल, एलुवियल, लेटराइट, मीडियम ब्लैक, रॉकी, हैवी ब्लैक। ये सब आप सॉइल साइंस में पढ़ेंगे कि ये सारे सॉइल का कैरेक्टर क्या होता है, लोम सॉइल का कैरेक्टर क्या होता है, एलुवियल सॉइल किसको कहते हैं, लेटराइट सॉइल किसको कहते हैं। तो यानी कि यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि अनेक प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी क्रॉप के हिसाब से हम लोग उस सॉइल को चूज कर सकते हैं। सैंडी सॉइल पाया जाता है। And thus a large number of crops can be accommodated with very high level of adaptability, यानी कि बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को हमारे इंडिया में उगाया जा सकता है, यानी कि अडेप्ट मतलब अपनाया जा सकता है। Thus there is lot of scope for horticulture crops। इस प्रकार से क्या है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद देखेंगे कि नेसेसिटी, यानी कि हॉर्टिकल्चर की नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता क्या है। आफ्टर हैविंग अचीव्ड the self-sufficiency in food nutritional security for the people of the country has become the point of consideration priority। after having achieving the self sufficiency in food, पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इसके पास उतना अनाज नहीं था, दूसरे देशों से हमें क्या करवाना पड़ रहा था, अनाज मंगवाना पड़ रहा था। लेकिन जब क्या हुआ कि 1966 में हमारा हरित क्रांति आया, तो उस हरित क्रांति इंडिया में आने से क्या हुआ कि हम लोगों को फूड उतना मतलब कि सीरियल्स, धान गेहूँ उतना सफिशिएंट मात्रा में मिलने लगा और दूसरे कंट्री से हम लोगों को मंगाना नहीं पड़ रहा है। अब क्या होना था, जब ये हमारे फूड सिक्योरिटी हो गया तो अब देखा गया कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। लोगों का पेट तो भर रहा है लेकिन हेल्थ सही नहीं है, तो अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या हो गया कि प्रायोरिटी में रखा गया, यानी कि प्राथमिकता दी गई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को। टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ विटामिन मिनरल्स, अब क्या है
विटामिन मिनरल्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर टू बी ग्रोन इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू प्रोवाइड अ वेयर, महज, वेयर मतलब होता है केवल या महज, तो टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसके संबंध में, तो विटामिन मिनरल्स, खनिज लवण। विटामिन तो आप समझ रहे हैं, मिनरल्स मतलब खनिज लवण, खनिज लवण। तो इन सब को पूरा करने के लिए एक फैमिली को उसको सफिशिएंट मात्रा में कितना चाहिए, उसको सफिशिएंट है कितना, 85 ग्राम। लेकिन जो ये पुराना डाटा है अभी के हिसाब से 92 ग्राम हो गया, 92 ग्राम चाहिए। और 92 ग्राम फ्रूट्स चाहिए, 200 ग्राम लिखा है लेकिन यहाँ 200 ग्राम नहीं होगा, 300 ग्राम वेजिटेबल्स चाहिए। कितना चाहिए, 300 ग्राम वेजिटेबल्स चाहिए। और वो 300 ग्राम में ही भी हमको कितना चाहिए, तो 100 ग्राम हमको चाहिए कि लीफ वाला, यानी कि 100 ग्राम किसको चाहिए, 100 ग्राम क्या चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि जो पत्तीदार सब्जियां होती है वो चाहिए हमको 125 ग्राम चाहिए, 125 ग्राम, हाँ कितना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स 125 ग्राम चाहिए। उसके बाद 75 ग्राम जो हमको चाहिए, कौन सा चाहिए, रूट वाला, 75 ग्राम कौन सा चाहिए, रूट वाला। रूट वाला जैसे क्या हो गया कि आपका ये कैरोट है, ये ट्यूबर्स, उसके बाद ट्यूबर्स हो गया, जैसे कि आलू है, मूली है, तो ये सब रूट वाला जितना जो सॉइल के अंदर होता है वो कितना चाहिए हम लोग को, 75 ग्राम चाहिए। उसके बाद 100 ग्राम जो हमको वेजिटेबल चाहिए वो अदर वेजिटेबल्स से चाहिए कितना, 100 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग को वेजिटेबल्स की ज़रूरत कितना है, 300 ग्राम की ज़रूरत है, और हमें 92 ग्राम फ्रूट्स की ज़रूरत है। ये आपका ये कितना चाहिए आपको, ये काट करके 92 ग्राम और ये काट करके 300 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर हेड पर डे, ये कितना चाहिए पर हेड, एक व्यक्ति को चाहिए कितना, एक दिन में एक व्यक्ति को 92 ग्राम फ्रूट्स चाहिए, और एक दिन में एक व्यक्ति को 300 ग्राम वेजिटेबल चाहिए। सिर्फ इतना मिलने से क्या होगा कि एक व्यक्ति का हेल्थ एकदम स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। उसके बाद है गुड लैंड अंडर प्रेशर। अब जितने भी क्या है कि अच्छे भूमि है, जो भी फर्टाइल भूमि है, तो क्या अंडर प्रेशर में है, यानी कि उसमें क्या किया जा रहा है कि या तो हमारा गेहूं का सीरियल क्रॉप्स का जितने भी खेती किया जा रहा है, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, क्योंकि ये फूड्स, ये जो सीरियल क्रॉप है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना भी है खाना, पहले हमको तो क्या चाहिए, पहले खाना ही चाहिए। तो खाना पहले खाने के लिए, उसके बाद ही हम फल का सोचेंगे। पहले जब हमारा पेट भरा हुआ रहेगा तभी हम फल के बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए हमारा जो सीरियल्स क्रॉप है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फल खा करके तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। तो जिंदा रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीरियल क्रॉप, धान खाना, चावल खाना पड़ेगा, आटा खाना पड़ेगा। तो वो सब में क्या किया जा रहा है कि जो फर्टाइल भूमि में है सब सीरियल क्रॉप ही लगाए जा रहे हैं। जैसे गन्ना हो गया, तो ये सब क्या किए जा रहे हैं कि लगाया जा रहा है सीरियल क्रॉप्स में। उसके बाद बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत सारा बिल्डिंग बन रहा है, बहुत सारा फैक्ट्री बन रहा है, रोड बन रहा है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारा समतल ज़मीन है वो अंडर प्रेशर में, यानी कि वहाँ हम क्या कर सकते हैं कि काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारा काम किया जा रहा है। जैसे अंडर प्रेशर स्टेबल फूड के लिए है। उसके बाद इंडस्ट्री बन रहा है, हाउसिंग बन रहा है, रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा डेवलप हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है कि हमारा जो जनसंख्या बढ़ रहा है। तो हमारे पास ओनली वेस्ट लैंड हैड टू बी सफिशियंटली यूटिलाइज। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग जो भी हमारा वेस्ट लैंड है, जो यानी कि जहाँ हम लोग धान, मक्का, ये सब नहीं उगा सकते, उसका उपयोग करें। वेयर कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स बेस्ट यूटिलाइज्ड, जहाँ की क्या कर सके कि हमारा जो वेट लैंड है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। हार्डी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन द बेस्ट लैंड। बेस्ट लैंड में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको उगा सकते हैं। उसके बाद है 8% आवर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज लेस देन 1%। 8% आवर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज इज लेस देन 1%। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ का, जितना भी
उत्पाद है, हॉर्टिकल्चर का उत्पाद है, कितना लेस देन 1%, 1% भी हम लोग, लेस देन 1% नहीं कि 1% भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं टोटल ट्रेड, यानी कि ट्रेड मतलब व्यापार में। मोर ओवर दीज कोमोडिटीज स्पाइसेज, कॉफ़ी, टी फेच 10 to 20 टाइम्स मोर फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन फिर भी हमारा जो है कि 1% से भी कम कर पा रहे हैं अदर सीरियल्स के तुलना में। फिर भी हमारा जो रिटर्न्स वो फॉरेन जो एक्सचेंज है कितना हमको मिल रहा है, 10 से 20 गुना ज़्यादा मिल रहा है एक्सचेंज पर यूनिट वेट, मतलब कि वजन के हिसाब से। देन सीरियल क्रॉप्स के जैसे कि मान लिया कि हम एक सीरियल्स क्रॉप 1 क्विंटल 1 kg बेचते हैं, तो उससे हमको कितना मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। 1 kg आप धान बेचेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपया मिल जाएगा, 12-15 रुपया मिलेगा। लेकिन आप 1 kg आप फल बेचते हैं, आप 1 kg सेब बेचते हैं या आप 1 kg ग्रेप्स बेचते हैं, तो उसमें आपको कितना मिल जाएगा, कम से कम 80-85 तो मिल ही जाएगा। तो क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में हमको क्या करता है कि 10 से 20 गुना ज़्यादा पैसा हमको मिलता है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड, नियरनेस ऑफ बिग मार्केट। अब हमको जब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, यानी कि एकीकृत पूरा जो भी जितने भी वर्ल्ड हैं उसको एकीकृत कर दिया गया है, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए, WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हमको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है कि अपने जो भी हमारा फल वगैरह उसको हम लोग बेच सकते हैं। नियरनेस ऑफ बिग मार्केट एंड साइज ऑफ प्रोडक्शन, आवर कंट्री शुड ग्रेटली इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड विच वुड प्रोवाइड अ स्कोप फॉर ग्रोथ, जो क्या करता है कि हमको एक स्कोप प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक्सपोर्ट वैल्यू में अभी बताए हैं आपको कि बहुत ज़्यादा हमको 10 से 20 गुना एज कम्पेयर टू सीरियल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी प्रोवाइड 10 to 20 टाइम्स मोर फॉरेन एक्सचेंज। तो ये क्या करता है कि 10 से 20 गुना हमको क्या करता है कि ज़्यादा पैसा देता है, किसमें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में। अमंग वही सब लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब क्या कहता है, 10 से ज़्यादा गुना हमको क्या करता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, बस। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि इन रिसेंट पास्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव इम्प्रूव्ड। क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हो गया कि, और पहले की तुलना में क्या था कि किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो ये सब क्या होता है, पेरिसेबल नेचर के होते हैं, यानी कि तुरंत सड़ने गलने लग जाते हैं। यदि आप क्या करेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को जितने भी हॉर्टिकल्चरल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, यदि सही टाइम पर क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपका नहीं पहुंचता है, तो धीरे धीरे डिटोरिएट करने लगता है, वो खराब होने लगता है। तो अब क्या हो गया कि वैसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया, जिसमें फ्रीज क्या हो जाता है कि फ्रीज अंदर में लगा हुआ रहता है, आप उसमें अंदर में आराम से क्या कर सकते हैं, कोई भी कमोडिटी को आप धर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह से वो आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद अब धीरे धीरे इतना रोड वगैरह बन गया है, हाईवे वगैरह बन गया है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जो है क्विकली डिलीवर हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट है। तो इन रिसेंट पास्ट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैव इम्प्रूव हो गया। इन्वेस्टमेंट इन फूड इंडस्ट्रीज हैड इंक्रीज्ड। इस प्रकार से क्या हुआ है कि अब फूड का बर्बादी बहुत कम हो रहा है, तो हमको अच्छा खासा क्या हो जाता है कि इनकम हो जाता है। इसीलिए क्या हुआ है कि इंडस्ट्री इंक्रीज कर गया है। इन्वेस्टमेंट इन फूड इंडस्ट्री, तो लोग पैसा लगाना अब चाह रहे हैं, लेकिन पैसे पहले उतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उनको उतना जितना आप इनपुट डालते थे उनको उतना मात्रा में रिटर्न नहीं मिल पाता है। विल सपोर्ट ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर थ्रू क्विक डिलीवरेंस, मतलब वही जल्दी से क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, तो सड़ता गलता कम है। एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्ट, और इस प्रकार से हमारा जो वेस्ट होता था वो खत्म हो गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर लेकर के आएंगे, हॉर्टिकल्चरल एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ये हम लोग करेंगे
अगला लेक्चर में करेंगे। तो मैंने 2 लेक्चर ख़त्म कर दिया। आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा चीज़ें इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आपको जो एक आ सकता है, यदि 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, की बताइए कि इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है हॉर्टिकल्चर में। यदि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप इतना क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। क्या? इंसेंटिव फॉर द फार्मर, adaptability of the horticultural crops, necessity for horticultural crops, necessity लिख सकते हैं 3 पॉइंट। उसके बाद एक्सपोर्ट वैल्यूज। तो इन 3-4 पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जीडीपी में इसका कितना योगदान है। एग्रीकल्चर जीडीपी में तो 30.4%, 19% लेबर फोर्स प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद क्या है कि ये यानी कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रोटेक्टिव फूड के रूप में यूज होता है। ये बहुत सारा क्या कर सकता है, मेल न्यूट्रिशन को दूर करता है, कुपोषण को दूर करता है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारा विटामिन प्रोवाइड करता है, जैसे कि जिससे हमें रतौंधी होता है तो उससे भी बच जाते हैं, बेराबेरी होता है उससे भी बच जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन सी को कहा जाता है इम्यूनिटी। ये हमारा क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंसी क्षमता को बढ़ाता है। कि आप कोरोना में सुने होंगे कि आप विटामिन लीजिए। तो ये क्या करता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आयरन फॉस्फेट। तो ये सारा आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस में आप ये भी मेंशन करते हैं। डायरेक्ट इम्पोर्टेंस लिखे तो इन बी पॉइंट नहीं लिखे चलेंगे, सीधे आप लिखता आइए। सबसे पहले 1 नंबर में लिखिए एम्प्लॉयमेंट कितना है, उसके बाद इस जीडीपी में कितना योगदान है, उसके बाद न्यूट्रिशन वैल्यू में इसका क्या योगदान है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे नंबरिंग करते हुए पर यूनिट एरिया हाइल होता है। उसके बाद हाई रिटर्न्स देता है। उसके बाद इंगेजमेंट ऑफ लेबर थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट लैंड। उसके बाद फूड एनर्जी हो गया, रॉ मेटेरियल प्रोवाइड टू द इंडस्ट्रीज। उसके बाद यूज ऑफ अंडुलेटिंग लैंड, अंडुलेटिंग मतलब ऊंचा नीचा ज़मीन। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। ये सब को छोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इतना आप 2 में कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी हद तक आप जो भी यूजी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको अच्छा खासा मदद करेगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग जितना से जितना हो सके ये हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, ताकि आपको जितने भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिलते जाएगा। थैंक यू।